एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज पेपर डिस्कशन। आज हमारा पेपर हुआ था टेस्ट 6 CDS प्लस FCAT, तो उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ़ x इज़ एन इंटीजर और साथ में कंडीशन दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 17/4। तो इसको देख के ही पता चल रहा है कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो 4 होगी, क्योंकि 4 प्लस 1/4 करने पे ही 17/4 मिलता है। तो अगर तुम इस तरह से सोच सको तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तुमको इसको थोड़ा सा सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हो गई 4 और सीधा वहाँ पे तुम्हें पूछा गया है x माइनस 1/x की वैल्यू, तो 4 माइनस 1/4 तुम्हारा आंसर 15/4 हो जाएगा, जो कि यहाँ सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का। तुम्हारे पास में एक पॉलिनोमियल है x³ प्लस 5x² प्लस 10k और इसको तुमने डिवाइड किया है विथ अनदर पॉलिनोमियल x² प्लस 2 और इस केस में जो रिमाइंडर तुम्हें मिला है वो है -2x। तो सीधी सी बात है कि जिस पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना होता है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम हमें ये कहता है कि उसको 0 से इक्वेट कर दो, और अगर वहाँ से x की वैल्यू निकलती है तो ठीक है, नहीं तो अभी जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमें x की तो नहीं लेकिन x² की वैल्यू मिल गई है, दैट इज़ -2। अब इसके आगे x निकालने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो इमेजिनरी रूट आयोटा हो जाएगा, तो हम लोग इसी को यूज़ करके आंसर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो इसको हमें यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी x² दिख रहा है वहाँ पे पुट करना है। तो x³ को हम लोग लिख सकते हैं x² इंटू एक्स। अब x² की डायरेक्ट वैल्यू आ गई है तो 5 इंटू -2 प्लस 10k, और इस प्रोसेस में जो रिमाइंडर है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू -2x। तो अब यहाँ पे x² की वैल्यू डाल देंगे, ये जो x² हमने निकाला हुआ है उसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2x -10 प्लस 10k इज इक्वल्स टू -2x। अब दोनों साइड से -2x कैंसिल कर दो, तो अगले स्टेप में आ गया 10k इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स जो हम k की वैल्यू ढूंढ रहे हैं वो आ गया तुम्हारा 1, जो कि सी ऑप्शन में। आई होप इट इज़ ओके विथ ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और साथ में ये भी बोला हुआ है कि x एंड y आर अनइक्वल और तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो, अगर वैल्यू से बात बनती है तो डेफिनेटली वैल्यू ले लो। x को वैल्यू दे दो सपोज 2 का और y को वैल्यू दे दो 1 का। अब अगर मैं इन वैल्यूज़ के साथ क्वेश्चन में एंटर करता हूँ तो पहली वैल्यू मेरी हो जाएगी 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9। दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1। अब नीचे आएंगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 4 माइनस x2 y1 मतलब 2। तो टोटल वैल्यू आ गया 8/2, जो कि काट के बनता है 4। अब ऑप्शन में 4 वाला ऑप्शन सीधा मुझे दिख रहा है ओनली सी में है, जहाँ पे लिखा हुआ है 4/x माइनस वाई। तो 4/x माइनस वाई में जो हमने x और y की इनिशियली वैल्यू ली थी, अगर मैं उसको पुट करता हूँ तो ये बन जाता है 2 - 1 जो कि होता है 1, और 4/1 4 होता है, और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो सीधा हम लोग सी ऑप्शन को टिक मारेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगेन ए क्वेश्चन फ्रॉम योर रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम कंसेप्ट। यहाँ पे तुम्हें वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक पॉलिनोमियल है x³ प्लस 10x² प्लस mx प्लस n, और इसके दो फैक्टर्स हैं, एक x प्लस 2 और एक x माइनस 1। दैट मीन्स क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हें बता चुका है कि दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई x प्लस 2 एज वेल एज x माइनस 1। तो सीधा पहले वाला x प्लस 2 को 0 के इक्वल करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं -2, और उसको इस पॉलिनोमियल में पुट करके इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ। तो उससे हमें m और n के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर सेम काम दूसरे फैक्टर के लिए करेंगे। x माइनस 1 को 0 के इक्वल किया, x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, उसको भी उठा के यहाँ पुट करेंगे, इसको भी उठा के यहाँ पुट करेंगे, और दोनों के इक्वेशन में जो m और n होगा वो फाइनली दो इक्वेशन क्रिएट कर देगा इक्वल्स टू 0, और वहाँ से हम लोग m और n को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले -2 से स्टार्ट करते हैं। -8 प्लस 40 -2m प्लस n इक्वल्स टू 0। तो फाइनली आ गया -2m प्लस n इज इक्वल्स टू माइनस का 32। अब अगर 1 को पुट करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स दूसरा इक्वेशन बन गया m प्लस n इज इक्वल्स टू -11। अब तुम्हारे पास में ये दो इक्वेशन है और इसे तुम्हें सॉल्व करना है। आई होप सब लोग ये प्रोसेस जानते होंगे। लीनियर इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन बन गया। अब ये हम लोग को सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
सब्ट्रैक्ट करते ही तुम्हारा ये n गायब हो गया और यहाँ से आ गया -3m इज इक्वल्स टू माइनस का 21 और m की वैल्यू मुझे दिख रही है साफ साफ 7 आ रहा है। और जैसे ही m 7 आया हम लोग ऑप्शन देख लेंगे कि 7 कहाँ पे, एक ही ऑप्शन में टिक मार लो। और अगर तुम वेरीफाई करना चाहो n की वैल्यू तो यहाँ पुट कर लेते हैं 7 प्लस n इज इक्वल्स टू माइनस का 11, तो n भी दिख रहा है माइनस का 18। अब पेपर हॉल में ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 7 वाला एक ही ऑप्शन था, m की वैल्यू 7 सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो वी कैन गो डायरेक्टली विद सी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पावर एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है। m की वैल्यू दे रखी है a के पावर में x और n की वैल्यू दे रखी है a के पावर में y। इन दोनों वैल्यूज़ को लेके ये जो गिवन इक्वेशन है जहाँ लिखा हुआ है m टू द पावर ऑफ y इंटू n टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ 2/z, वहाँ पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये वैल्यू यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा a के पावर में xy, और फिर ये जब n की वैल्यू यहाँ पे आएगा तो ये भी बन जाएगा a के पावर में xy, और ये टोटल इक्वेटेड है a टू द पावर ऑफ 2/z के साथ। अब दोनों के बेसिस सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें ये कहता है कि अगर बेसिस सेम है और पावर चाहे कुछ भी हो तो वो दोनों पावर को ऐड कर दो, अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये तुम्हारा आ गया a की पावर में 2xy इज इक्वल्स टू a के पावर में 2/z। अब यहीं पर लॉ ये भी कहता है कि अगर तुम्हारा a टू द पावर ऑफ m a टू द पावर ऑफ n के इक्वल हो गया है तो वी कैन डायरेक्टली इक्वेट द वैल्यूज ऑफ m एंड n बाय कैंसिलिंग दिस टू बेसिस। तो यहाँ से हमें मिल गया 2xy इज इक्वल्स टू 2/z। अब 2 से 2 कैंसिल करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधी सीधी कहानी है xy z की वैल्यू आ गई है 1, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन पावर एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है। तुम्हें दो इक्वेशंस दी हुई है जिसमें से मैं इस पार्टिकुलर इक्वेशन जहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y इक्वल्स टू c की पावर z, वहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा b के टर्म्स में। और जैसा कि हमें पता है कि जब भी पावर एक साइड से दूसरे पावर साइड में जाता है तो वो भी पावर में ही रहता है लेकिन रेसिप्रोकल बन जाता है। तो a की वैल्यू हो गई, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ तो b की पावर में y/x। अब ठीक उसी तरीके से c की पावर z को अगर b की पावर y के साथ इक्वेट करके c की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा b की पावर में y/z। अब ये दोनों निकाल के हमने क्या करना है, जो हमारा तीसरा इक्वेशन है b² इक्वल्स टू ac, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी a और c दिख रहा है वहाँ पुट कर देना है। तो ये वैल्यू यहाँ आके पुट करेंगे तो ये बन जाएगा b के पावर में y/x, और ये वैल्यू यहाँ ला के पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू b के पावर में y/z। तो टोटल आंसर आ गया b² इज इक्वल्स टू b टू द पावर ऑफ, अगेन पावर विल गेट एडेड अप, y/x प्लस y/z। दोनों साइड से b और b को कैंसिल किया और 2xz इज इक्वल्स टू yz प्लस yx आ गया। और यहाँ से अगर मैं y कॉमन ले लूँ और फिर ऑप्शन को देखूं तो यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि y की वैल्यू आ गई है 2xz अपॉन z प्लस x, और ये ऑप्शन अवेलेबल है डी ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है 9 के पावर में n मल्टीप्लाइड विथ 3² अगेन मल्टीप्लाइड विथ 3 के पावर में n माइनस n/2 होल रेज टू द पावर ऑफ -2 -27 होल रेज टू द पावर ऑफ n, और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है 3 के पावर में 3m इंटू 2 क्यूब के साथ, एंड द होल वैल्यू इज इक्वेट टू 1/27। अब इसके बाद तुमको इसको सिंप्लीफाई करते हुए जाना है और m और n के बीच में जो रिलेशंस दिए हुए हमें ऑप्शन में उसको चेक करके बताना है कि कौन सा सही है। तो देखो सब में 3 का पावर है तो इसको लिख लो 3 के पावर में 2n, ये 2 इसके साथ ऐड हो गया, ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो एक और n आ जाएगा क्योंकि तीनों के बेस 3 है। यहाँ पे इसको 3 के पावर में 3n कर लो और अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू 2 का पावर 3 दैट इज 8। अब अगर हम लोग देखें तो न्यूमरेटर में ये 2n प्लस n 3n होता है, तो 3 की पावर 3n को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो एक बच जाएगा 3² दैट इज 9, और यहाँ से बचेगा 1, और नीचे क्या है तो नीचे बच गया है 3 के पावर में 3m इंटू 8। तो 8 और 8 कैंसिल हो गया। अब ये पावर ऊपर भेज दो क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वेटेड है 1/27 के साथ, तो यहाँ से तुमको मिलेगा 3 के पावर में 3n माइनस 3m, और 1/27 का पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 की पावर -3 हो जाएगा। अब 3 कैंसिल करो और ऊपर से 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो n माइनस m इक्वल्स टू -7, या फिर लिख सकते हैं m माइनस n इक्वल्स टू 1। अब m माइनस n इज इक्वल्स टू 1 को अगर ध्यान से हम ढूंढें तो हमें जाके मिलेगा बी ऑप्शन में। अगर 1 को इधर ले आए तो ये बन जाता है m माइनस n -1 इक्वल्स टू 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। ऐसे प्रैक्टिस हमने की थी क्लास में क्वेश्चंस करते समय। तो रूट 2 को सबसे पहले लिख लो 2 की पावर में 1/2। क्यूब रूट ऑफ 4 को लिख लो 2 के पावर में 2/3 और 6 के पावर में 1/4। इसको तो कुछ खास कर नहीं सकते, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब तरीका ये कहता है कि ये जो डिनोमिनेटर्स में नंबर दिख रहे हैं जो पावर में है उनको एलसीएम फाइंड करो। मतलब तुम्हें एलसीएम निकालना है 2, 3, 4 का, जो कि आएगा 12। अब सबके डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए, अब जैसे फर्स्ट वाले की बात करें तो 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नेट टोटल हो गया 64 के पावर में 1/12। दैट मीन्स तुम्हारे लिए जरूरी है ये 64। नेक्स्ट वाले में 3 है डिनोमिनेटर में, तो इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 2 के पावर में 8 होल रेज़ टू द पावर ऑफ 1/12। 2 की पावर 8 होता है 256, तो तुम्हारे लिए ये वाला नंबर जरूरी है। और आखिरी वाले में 6 टू द पावर ऑफ 1/4 है। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 का क्यूब पावर में 1/12 और 6 का क्यूब होता है 216, ये नंबर जरूरी है। तो अब अगर हम लोग ऑर्डर में देखें तो सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है वो √2 का आ रहा है। तो √2 फर्स्ट ऑप्शन में कहाँ पे है, ए और सी में। तो इससे ये पता चलता है कि बी और डी ये हमारे गलत आंसर है। सेकेंड नंबर में आएगा 6 वाली वैल्यू, तो ये ऑप्शन मुझे विजिबल है कहाँ पे, सी ऑप्शन में। तो सी को टिक मार लो। और सबसे लास्ट में आएगा 4 के पावर में 1/3 जो 256 को करस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब ऑर्डर में देखें तो सबसे छोटा हुआ 64, उसके बाद 216 और उसके बाद 256। अब ये आया था √2 के लिए, 216 आया था तुम्हारा 4th रूट ऑफ 6 के लिए। अब देखो ये ऑर्डर आ गया और सबसे लास्ट में 256 आया था 4 की पावर 1/3 के लिए। तो ये तुमको दिख रहा होगा, ये अवेलेबल है सी ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हाँ, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट आया था, तो ये देख लेते हैं एक बार। तो पहला इक्वेशन है ax + by = 2 और दूसरा इक्वेशन है ax by = 1। साथ में तुम्हें कंडीशन दिया है कि a एंड b बोथ आर नॉन जीरो वैल्यूज, मतलब a और b दोनों ही जीरो के इक्वल नहीं है। और तुम्हें फाइंड करना है a² x + b² y। और इस बात का ध्यान रखना कि सारे ऑप्शंस a b के टर्म्स में, मतलब x y को हम लोग किसी तरह से रिमूव करेंगे। तो स्क्वायर देख के ये आइडिया लग गया कि हमें वी हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन की स्क्वायरिंग करने पे लेफ्ट हैंड साइड देगा a² x² + b² y² + 2ax by = 4। और इस ax by की वैल्यू को तुम यहाँ पुट कर लो, तो अगले ही स्टेप में इक्वेशन आ गया a² x² + b² y² = 2। अब ये पॉसिबिलिटी तुम खुद सोचो कि दो वैल्यूज़ को ऐड करके 2 बना रहे हो, दैट मीन्स a² x² 1 होगा और b² y² भी 1 होगा। अब ध्यान रखना हमें x की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ से x² की वैल्यू निकाल लेंगे 1/a² और अगले ही स्टेप में x की वैल्यू आ जाएगी 1/a। सेम उसी तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे y² की वैल्यू, दैट इज़ 1/b² और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/b। अब ये जो वैल्यूज हमने निकाला है इसको उठा के यहाँ पे पुट कर लो, a² x + b² y। तो x की वैल्यू हमने निकाली है 1/a, उसको अगर मैं यहाँ डालता हूँ x की जगह, तो ये a² × 1/a हो गया। और यहाँ पे y की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा b² × 1/b। अब एक a² के a को खा जाएगा और एक b² के b को खा जाएगा और आंसर आ गया a + b, दैट इज देयर इन द फर्स्ट ऑप्शन। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक लगा लो, क्योंकि ऑप्शन में नंबर्स भी हैं। तो a को ले लो 1 और b को ले लो 0। इससे क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/1, दूसरा टर्म भी हो जाएगा 1/1। और चूंकि तुमने b को 0 लिया है तो ये सारे टर्म्स जिनके न्यूमरेटर में b है ये 0 हो गया। तो बचा क्या, 1 - 1 दैट इज 0। तो डी ऑप्शन को टिक मार लेंगे। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस पेपर डिस्कशन, और कल फिर नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। होप तुम लोग को समझ में आ रहा है आराम से। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।